नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोगों की ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन भारत है इसकी डिमांड आ रही थी, तो इस पे क्लास बनाई जा रही है। अब देखिए, इस पे क्लास बनाई तो जा रही है, लेकिन आप लोगों को कमेंट देकर ये बताना है कि समझ में आया है कि नहीं। अगर एग्जाम व्यू से देखा जाए, अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता पर ही। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता पहले आप आज एक कुछ क्लास कीजिए और उसमें सब वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी फालतू। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो फिर इस सीरीज को यहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हड़प्पा सभ्यता को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो ये कब से कब तक रही? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक ये रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, 1826 में सबसे पहले क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होती है, ये हम लोगों को जानना है। ठीक, यहाँ से जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक, अब देखिए 1826 में क्या हुआ कि चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था और उसको सबसे पहले ये लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है ना। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, लेकिन उस समय पर वो बात दबा दी गई, क्योंकि उतना वो मतलब पॉपुलर तो हो नहीं पाया, क्योंकि सोशल मीडिया तो उस समय थी नहीं कि कोई अपना बना के वीडियो और स्टेटस डाल दे, है ना। तो उस समय कोई सोशल मीडिया थी नहीं, कुछ था नहीं, पत्रिकाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत। और 1826 की बात चल रही है, तो उस समय तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है। तो उस समय तो हम लोग मोबाइल के से बहुत दूर थे, तो ये उस समय बात दबा दी गई। फिर उसके बाद क्या होता है, 1853 से 1856 के बीच में क्या होता है, इस समय पर जो है रेलवे की मतलब स्थापना हो रही है यहाँ पर, है ना। जो इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, डलहौजी और इस समय रेलवे का जो वो है कर रहा है नेतृत्व। अब इसी के समय पे एक लाइन बिछाई जाती है कनिंगन के नेतृत्व में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ से? जो लाहौर से और कराची तक। ठीक है, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो इसी की खुदाई के समय यहाँ पर बिटल बंधु ने, जो बिटल बंधु थे, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा का जिक्र किया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है, मतलब पुराने जमाने की चीजें निकल रही थी उस समय। ठीक है, कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब, लेकिन इस समय भी बहुत ज्यादा ये चीजें पॉपुलर नहीं हो पाई और ये दब गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, 1921 में, देखिए कितनी साल बाद, यहाँ पर 1853 से 56 के बीच ये बात हुई थी और उस समय रेलवे ट्रैक बिछाया गया वहां पे। तो उसी समय ये बात हुई, लेकिन उस समय दबा दी गई। उसके बाद फिर 1921 में दोबारा से जो है दयाराम साइनी नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, हड़प्पा की खोज इन्हीं ने की। ठीक, और फिर 1922 में लगातार इसी मतलब एक साल के बीच में मोहनजोदाड़ो में आपको मिलेगा आर.डी. बनर्जी, राखलदास जो बनर्जी थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये पता चला कि कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। जब वहां पर रेलवे ट्रैक बिछा, उसके बाद ऐसी लगातार घटनाएं होती रही कि कुछ ना कुछ वहां पर निकलता रहा। तो फिर जो दयाराम साइनी थे, उन्होंने जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की और प्रॉपर वहां पर कई साल बिता के काम किया और 1921 में उनको सफलता हासिल मिली और 1922 में मोहनजोदड़ो पर राखलदास बनर्जी को जो है सफलता हासिल हुई। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए रिवर के माध्यम से देखें तो यहाँ पर सिंधु नदी आपको मिलेगी, है ना। सिंधु नदी है और सिंधु नदी के बीच में ही आपको बहुत सारे यहाँ पर नगर मिलेंगे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के। तो ये जो नगर मिले और सिंधु घाटी के पास में मिले, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता और सेंधव सभ्यता। तो ये नाम भी दोनों आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे फिर इस टाइप की सरस्वती नदी और फिर गंगा, तो इसी के बीच में पूरी हड़प्पा सभ्यता जो है हम लोगों को यहीं पर मिलेगी, गंगा रिवर के बीच में। और सबसे ज्यादा जो नगर मिले हैं वो जो सरस्वती नदी है इसके बगल में मिले हैं। ठीक, अब बात होती है, तो अभी तक के लगभग 1400 प्लस जो नगर हैं वो यहाँ पर खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, कहाँ कहाँ खोजे जा चुके हैं, तो देखिए अफगानिस्तान में सबसे कम 2 खोजे जा चुके हैं और पाकिस्तान में 475 के आसपास, और सबसे ज्यादा भारत में 925 खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो नगर थे सबसे ज्यादा भारत में ही मिले। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर मिले, तो ये मिले हैं आपको गुजरात में। गुजरात यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है कि वहां से सबसे ज्यादा जो हड़प्पाई नगर है वो मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कहां से कहां तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो नॉर्थ में जब आप जाओगे तो नॉर्थ में आपको यहाँ पर मिलेगा मांडा, है ना। मांडा जो है ना कश्मीर में है, तो मांडा। और साउथ में आपको मिलेगा महाराष्ट्र का दैमाबाद, है ना। तो महाराष्ट्र के दैमाबाद से है, नॉर्थ का पॉइंट जो है वो मांडा रहेगा और जो साउथ में पॉइंट रहेगा वो रहेगा दैमाबाद। और जो बेस्ट में आपका रहेगा वो रहेगा सुतका गैंडोर, जो बलूचिस्तान आपका प्रांत है, लाहौर जो पाकिस्तान का, वहीं पे बलूचिस्तान में मिलेगा। और आलमगीरपुर जो हमारा यूपी में ही है अभी, ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है, तो इतने से इतने में फैली थी। अब बात आती है कि आकार इसका कैसा था, तो बात होती है कि त्रिभुजाकार। अब भाई
कैसे मान लें कि त्रिभुजाकार होता है? देखिए, जो कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच में जो मांडा और दैमाबाद है, इसकी आपको नॉर्थ टू साउथ की लंबाई है 1400 किलोमीटर। किलोमीटर याद रखना, नहीं तो आप लोग मीटर समझ लो और जो हड़प्पा सभ्यता है उसको बिल्कुल एकदम से छोटी कर दो, है ना। और यहाँ पर आपको वेस्ट टू ईस्ट मिलेगा 1600 किलोमीटर का। ठीक, अब ये हो गया। अब देखते हैं कि ये त्रिभुजाकार कैसे थी, ये इस चीज को मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे लास्ट में मैंने मैप लगा रखा है और ये है, देखिए जो वहां पे पॉइंट किया है वो एक अलग टाइप से पॉइंट हुआ है और जो यहाँ पर पॉइंट हुआ है वो अलग हुआ है। देखिए, मांडा ये नॉर्थ का हो गया और साउथ का हो गया दैमाबाद, और फिर वेस्ट का हो गया सुत का गेंडोर, और ईस्ट का हो गया आलमपुर, जो कि हमारी यूपी में ही स्थित है। ठीक, अब देखिए ये नगर इसी टाइप से हैं, तो ये जो है ना, ये देखिए त्रिभुजाकार आकार की ही हो रही है, तो इसको हम त्रिभुजाकार ही मानते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले भी, है ना। तो अब क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा इससे, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि नगर कौन से नगर कहाँ पर है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ की लंबाई आपकी स्टेटमेंट में दी जा सकती है कि नॉर्थ टू साउथ की लंबाई 1400 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस टाइप का भी एक जो है स्टेटमेंट दिया सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कैसे कि समुद्री सीमा से कितना किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का लगता है, तो ये है 1300 किलोमीटर। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज मैंने अलग टाइप से निकाली है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अलग चीजें पढ़नी है कि क्यों इसकी खोज हुई, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज क्यों हुई, क्या इसमें खास था ऐसा कि हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता देखा जाए तो कितना आगे था उस समय कि आज का जो मतलब ब्रिटेन वगैरह है जो पश्चिमी देश है, और उस समय भारत की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितनी आगे थी, है ना। तो भारत शुरू से ही कितना आगे था, लेकिन फिर बाद में उसकी ये हालत हुई और वो पीछे चला गया। नहीं तो शुरू से जो सभ्यता के माध्यम से देखा जाए तो भारत पहले बहुत आगे था। देखिए, शहरी और नगर नियोजन देखेंगे इसमें हम एक पॉइंट, और एक देखेंगे जल निकासी। इससे ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ, है ना। हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा फेमस हुई है शहरी नगर नियोजन से और जल निकास से। अब देख लेते हैं, समझते हैं इसमें कुछ पॉइंट कि कैसा शहर था, कि शहर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक पश्चिमी टीले में बसा होता था और एक होता था पूर्वी टीला आपका, है ना। तो पूर्वी टीले में जो होता था वो व्यापारी वर्ग, शिक्षक, सैनिक और जितने भी कार्य करने वाले जो किसान वगैरह भी रहते थे वो सब पूर्वी टीला में ही रहते थे, है ना। और पश्चिमी टीला में कौन रहता था, तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग रहता था। और दुर्ग और गढ़ी से ये घिरा होता था। दुर्ग और गढ़ी से क्यों घिरा रहता था, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का मतलब उच्च वर्ग था, कह सकते हैं एक तरीके से पुरोहित वर्ग, वो रहता था। तो उसके लिए तो सिक्योरिटी चाहिए, बाकी हर किसी को तो चाहिए नहीं है, किसान को क्या सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पर दुर्ग और गढ़ी मिलते हैं आपको पूर्वी वाले इलाके में, ठीक है। और जो इसकी जो दुर्ग होता था वो पक्की ईंटों से होता था, बाहरी तरफ पक्की ईंटें लगाई जाती थी और अंदर की तरफ जो है कच्ची ईंटों से लगाया जाता था। तो ये चीज भी याद रखना, पश्चिमी टीला में होता था ये, ठीक है। और पूर्वी टीला में ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई दुर्ग नहीं होता था, कोई दीवार नहीं होती थी। दुर्ग का मतलब यहाँ पर एक दीवार से है, चारों तरफ उसको दीवार से घेरा जाता था और मजबूती दी जाती थी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसा बनेगा। ये तो ठीक है, सबको पता चल जाता है कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीले में व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और कार्यकारी वर्ग जो किसान वगैरह है ना, ये सब रहेंगे। और पश्चिमी टीले में आपका कौन रहेगा, पुरोहित वर्ग और जो उच्च वर्ग है वो रहेगा। अब एक्सेप्शनल केस जो होते हैं वही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि धौलावीरा, तो धौलावीरा से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको कि यहाँ पर एक अलग चीज थी। क्या अलग थी, पश्चिमी और पूर्वी टीले के अलावा एक मध्य टीला भी था, मध्यमा टीला भी यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है या फिर दोबारा भी पूछ सकता है ना। पहले ही पूछ चुका है कि मध्यमा टीला कौन से शहर नगर में पाया जाता है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये मिलेगा हमको धौलावीरा में। अब बात हो गई है, ये यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी खास नहीं हुआ है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि ये सड़क यहाँ की जो नगर नियोजन है, सड़क आपको यहाँ पर समकोण पर काटती है और पक्की नालियां मिलती हैं इस टाइप का, और जो मेन दरवाजे घर के थे वो पीछे की तरफ खुलते हैं। तो ये कैसे खुलते हैं, आज इसके माध्यम से छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी जो है ना, ये मुख्य सड़क जा रही है ना। ये 10 मीटर चौड़ी होती थी, 10 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं काफी चौड़ी होती थी। ये मतलब आज के हाईवे जो है, आज के हाईवे के बराबर ही उस समय भी चौड़ी सड़क होती थी। फिर जो इससे जो समकोण पर काटती थी ये सड़क होती थी, ये गलियां बोलते थे इनको, है ना। ये गलियां होती थी, ये सब 90 पर काटती थी, समकोण पर काटती हुई थी। अब इसके बाद फिर आपको गलियों के अंदर भी ये वाली गलियां मिलती थी, और मकान आपके कैसे बनते थे, यहाँ पर ऐसे बनते थे और मेन दरवाजे इस तरफ खुलते थे, है ना। इस टाइप से आपके मकान बनते थे, इधर मेन दरवाजे आपके खुल जाते थे गलियों में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे और मकान के जो मेन गेट होते थे, मेन दरवाजा, उसको पीछे गलियों में खोला जाता था पीछे की तरफ। लेकिन
चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इसमें भी एक्सेप्शनल केस क्या है, लोथल। लोथल जब आएगा आपका तो लोथल एकमात्र नगर था जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, और क्वेश्चन इसमें पहले भी आ चुका है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा सोचनी नहीं है, याद ही रखना है कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, एकमात्र शहर है वो कौन सा है, लोथल। और लोथल किसके लिए फेमस है, चावल के लिए, है ना, चावल। देखिए ला से ला मिला लीजिए, लोथल चावल, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो घर हैं, जो पीछे की ओर दरवाजे खुल रहे हैं इनके, तो ये घर कैसे बने होते थे, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इससे भी कुछ चीजें समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ढकी हुई नालियों की भी बात की है ना, कि ढकी हुई नालियां भी मिली हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ढकी हुई नालियां कैसे मिलती हैं। अब देखिए ये जो मकान होता था, ये पीछे की गली होती थी, है ना, और पीछे की गली में ये जो है इनका दरवाजा होता था। तो दरवाजे में सामने जाते ही एक बड़ी सी बॉल मिलती थी, दीवार मिलती थी, है ना। दीवार से क्या है, डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाती थी, तो या तो यहाँ से फिर राइट जाना होता था या फिर लेफ्ट जाना होता था, है ना। और यहाँ से घूम के आना होता था, और जैसे ही घूम के आते थे तो सबसे पहले आपको सामने मिलता था आंगन, है ना। आंगन में देखिए, फिर आंगन में क्या मिलता था, आंगन में ही एक कॉर्नर में आपको यहाँ पर कुआं मिलेगा, कुआं के बगल में मिलेगा स्नानागार, और स्नानागार के बगल में मिलेगी आपको किचन। ठीक, स्नानागार और किचन जो है ना, ये पाइप के थ्रू जो है, ये देखिए नाली यहाँ पर जा रही है, और ये नाली जाकर गली में मिलके नाली, और ये नाली में मिल गई है ना। नालियां यहाँ की ढकी हुई होती थी। अब देखिए इधर भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से नाली आई, फिर इस सड़क के माध्यम से मेन मेन रोड पे नाली आ गई, और मेन रोड के माध्यम से इस टाइप से नालियां बनी हुई थी। तो ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, बहुत बार सुना होगा कि समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, कि समकोण पर कैसे काटती हैं ये आज आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब आपको एक माइंड मैप बन गया होगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कि कैसे नालियां काटती हैं, कैसे बनती हैं, तो ये आपको अब बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। अब चलिए अब बात करते हैं वहां के जीवन की, कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जीवन कैसा चल रहा था उस समय, और जीवन से क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं कि खान पान, देखिए खान पान की बात करते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे कि भैया खान पान की बात क्यों कर रहे हैं, खान पान की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इस समय पे कौन कौन सी फसलें यहाँ पर थी। 9 प्रकार की फसल यहाँ पर पाई जाती थी, तो वो 9 प्रकार की कौन कौन सी फसल थी, ठीक है, ये इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा, खान पान के माध्यम से। तो देखिए खान पान दोनों ही टाइप का था, शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। ठीक, शाकाहारी मांसाहारी। अब शाकाहारी में क्या क्या था, तो देखिए आपको मिलेगा गेहूं और जौ, है ना, तरबूज, खरबूजा और खजूर, ये भी मिलेंगे आपको, है ना। और अगर उसमें देखा जाए ऑयली चीजों में, तो राई भी मिल जाएगा, और सरसों और तिल, ये तीनों भी मिलेंगे। ठीक है, और कपास भी मिलता था। तो देखिए आपकी 9 फसलें ये हो गई हैं, जो कि मुख्य फसलें थी उस समय की, और शाकाहारी लोग इसको अच्छे से यूज करते थे। ठीक, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन कौन सी फसल पाई जाती है, क्योंकि यही फसलों के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नगर में कौन सी फसल है, यही इसी टाइप के तो क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब ये बात कर लिए, तो अब बात करते हैं कि भाई वहां के लोग तो संपन्न थे ही, तो आभूषण तो धारण करते ही होंगे, क्योंकि आभूषण से हमें ये पता चलेगा कि उस समय क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, सोना चांदी वगैरह क्या क्या चीजें हो रही हैं यूज, और कौन सी चीज कहाँ से हम लोग आयात निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पता चलेगा। चलिए तो आभूषण को समझ लेते हैं। अब देखिए आभूषण को मैंने दो पार्टों में बांट रखा है। कैसे बांट रखा है, पहला पार्ट जो है मैं इसको मान रहा हूँ कि ये इलिट वर्ग का होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। ये है सोना चांदी, है ना, हाथी दांत, हाथी दांत भी महंगे ही होते होंगे भाई, एक हाथी मरेगा तभी तो 2 दांत मिलेंगे, तो हाथी दांत को भी ये आभूषण के रूप में यूज करते थे। और मनके, मनके होते थे, मतलब गोल गोल पत्थर को काट के बनाए जाते थे, बहुत ही मतलब मेहनत का काम था ये, वो मनके भी यूज किए जाते थे आभूषण के रूप में। अब देखते हैं सेकंड टाइप के जो आभूषण है वो क्या है। देखिए सेकंड टाइप में मुझे लग रहा है ये जो मतलब निचले जो शहरों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए होगा। तो इसमें था शंख था, और सीपी मिट्टी। सीपी मिट्टी का मतलब है यहाँ पर मिट्टी को पका लिया जाता था, और पका के मिट्टी को ही आभूषण के रूप में यूज किया जाता था। तो शंख तो आराम से मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि 1300 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो समुद्र से लग रही है हड़प्पा संस्कृति की, है ना। तो यहाँ पर शंख आराम से मिल जाएगा, और सीपी मिट्टी, मिट्टी को पका के वो लोग यूज करते थे और उनके आभूषण बना लेते थे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब देखते हैं कि कपड़े, कपड़े से हमें पता चलेगा कि वहां पर कपास तो मिल ही रहा था, तो कपास से कपड़े तो बन ही जाएंगे, है ना, आराम से। तो चलिए देख लेते हैं, सूती कपड़े मिलते थे और ऊनी भी कपड़े मिलते थे, है ना। और सूती में क्या मिलता था, कढ़ाईदार और सादे, ये दोनों ही मिलते थे। ठीक है, अब हम लोगों ने इनका रहन सहन देख लिया, खान पान देख लिया, आभूषण देख लिया, कपड़े वपड़े क्या यूज कर रहे हैं ये देख लिया। अब करते हैं नगरों की बात, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नगर है, उसके बाद फिर हम लोग और आगे की चीजें देख लेंगे। चलिए नगर देखते हैं सबसे पहले। तो नगर है हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा में
सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली है कि हड़प्पा को 1921 में खोजा था किसने, दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी, ये सबको याद रहता है, सबकी मतलब मुंह पे याद होगा ये कि हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कौन सी रिवर के किनारे मिलता है। तो रावी नदी के बाएं किनारे पर ये मिलता है। देखिए मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा भी देता हूँ हड़प्पा आपको कहाँ है। पूरे महत्वपूर्ण जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो सारे देख लेते हैं एक बार में, और उसके बाद फिर एक एक से हम लोग देखते जाएंगे और उनकी बातें करते जाएंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है हड़प्पा, है ना, इसी की बात हो रही है हड़प्पा। और रावी नदी ये दिख रही है आपको, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा दिख गया, है ना। अब फिर बात होगी आगे चल के मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो देखिए ये आपकी सिंधु नदी जा रही है और सिंधु नदी के राइट हैंड पर आपको मोहनजोदाड़ो मिलेगा। फिर बात होगी चन्हूदड़ो की। तो चन्हूदड़ो कहाँ मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको, देखिए ये है चन्हूदड़ो और ये भी सिंधु नदी के किनारे पर ही मिल जाएगा बाईं तरफ, है ना, ये इस टाइप का मिल जाएगा। फिर देखिए ये धौलावीरा है, ये सुतकोतड़ा है ना, फिर लोथल और रंगपुर, इन्हीं के बारे में हम लोगों को बात करनी है। यहाँ पर हड़प्पा के नीचे आपको मिल जाएगा बनावली और कालीबंगा, और यहाँ पर आपको हरियाणा में मिल जाएगा ये राखीगढ़ी, और ऊपर मिलेगा आपको रोपड़। अब इन्हीं शहरों के बारे में हम लोगों को बात करनी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन इनसे आएंगे, स्टेटमेंट अगर इनसे बनेगा और दूसरा स्टेटमेंट अगर कहीं से और से भी बन गया और वो आता नहीं है, यहाँ पर आप क्लियर हो तो क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो नदियों के माध्यम से हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी नदी पे कौन सा शहर या नगर उपस्थित है। ठीक है, ये देख लेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं कौन कौन से नगर की बात करनी है हमको। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं हड़प्पा की बात। हड़प्पा को किसने खोजा है, दयाराम साहनी ने 1921 में, और रावी नदी के बाएं तट पर है। अब ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मिला क्या क्या है ना, हड़प्पा में क्या क्या मिला है। तो एक श्रृंगी पशु जो है वो यहीं पे मिला है। देखिए यहाँ पर एक मोहर मिली थी, है ना। उस मोहर पर क्या था, उस मोहर पर था कि पशुपतिनाथ की तो मूर्ति बनी हुई थी, और 6 आपको वहां पर जानवर भी मिले थे। कौन कौन से जानवर थे वहां पर, एक साइड तो मिले थे आपको बाघ और हाथी, दूसरी तरफ मिले थे गेंडा और भैंसा। ठीक है, और बीच में जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी उनके पैरों के तले 2 हिरन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 6 आपको जानवर टोटल मिले हैं। कहीं कहीं पूछ भी देता है ये क्वेश्चन। अब पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उनको पशु के आकार की वो दिखती है, इसलिए पशुपतिनाथ बोल दिया। उनके आगे एक त्रिशूल भी है, उनके पीछे एक त्रिशूल लगा हुआ है। तो कुछ लोग उनकी जो तुलना करते हैं वो शिव जी से करते हैं कि शिव जी की वो मूर्ति है और शिव जी की पूजा होती थी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं अन्नागार। ठीक है, तो अन्नागार भी हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे, क्योंकि देखिए प्रॉपर कहीं अनाज रखने के लिए नहीं होता था, बड़े बड़े अन्नगार यहाँ पर बने होते थे। ठीक है, और कब्रिस्तान भी यहाँ पर मिला है। तो ये चीजें आपको तीनों याद रखनी, एक श्रृंगी पशु, अन्नागार और कब्रिस्तान। एक श्रृंगी पशु आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन की आई थी, तो उसमें भी उसको सपने में एक श्रृंगी पशु ही दिखता था। बहुत से लोगों ने आप में से देखी होगी। ठीक है, चलिए सेकंड पे बात करते हैं अब मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कब मिला था, 1922 में, जस्ट इसके 1 साल बाद ही, है ना। तो ये किसने देखा था, राखलदास बनर्जी ने। ठीक, तो ये भी नाम सबको याद रहता है, राखलदास बनर्जी। अब बात करनी है इसमें कि मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है सिंधु के दाएं तट पर। ठीक है, इतनी चीज हम लोगों को याद हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिला है मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो देखिए नर्तकी, जो नर्तकी है कांसे की, वो यहीं पर मिली है। ठीक है, अब बात कांसे की हुई है तो अभी इसको भी डिस्कस कर ही लेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर और चीजें मिली हैं, कांसा तावा कौन कौन सी यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, और विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार कैसे बने होते थे, इस टाइप के बने होते थे। देखिए ये होता था इस टाइप में, यहाँ पर पूरा गेहूं रख दिया जाता था पूरे नगर का, है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे रूम बने होते थे जहां पर ये गेहूं को देखने वाले होते थे। और यहाँ पर 18 इस टाइप के गोल से बड़े बड़े होल टाइप के मिले हैं। तो ऐसा मानना है उसमें कि उसमें जो है ना मतलब गेहूं को साफ किया जाता होगा, है ना। तो वो बने हैं, लेकिन एकदम से पता नहीं है एग्जैक्ट कि इसमें होता क्या था, लेकिन 18 वो बने हुए हैं। जो विशाल अन्नागार की बात हो रही है मोहनजोदाड़ो में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नागार, यहाँ पर अन्न रख दिया जाता था। और जो 18 ये जो टैंक टाइप के बने हैं छोटे छोटे यहाँ पर, तो वो नहीं पता है कि किस लिए बने हैं, लेकिन ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि ये जो बने हुए हैं ना वो गेहूं वगैरह को साफ करने के, क्योंकि उसमें गेहूं की भूसी वगैरह भी मिली हुई है ना। और ये जो इस साइड दाएं साइड जो रूम बने होते थे, इसमें अन्न को रखने जो रखाते थे, मतलब कि चोरी वोरी ना हो जाए और सब कुछ ठीक रहे, तो वो यहाँ पर बसे रहते थे। तो इस टाइप के विशाल अन्नागार थे। और स्नानागार भी थे। स्नानागार तो आप लोगों को पता ही है किस टाइप के बने हुए थे, है ना। और स्नानागार इस टाइप के बने होते थे, यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती थी, है ना। यहाँ पर भी बड़े बड़े जो मोहनजोदाड़ो में बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, और यहाँ पर होती थी इनके लिए जो है निकालने की, निकास जो होता था पानी का वो यहाँ से होता था और एंट्री यहाँ से होती थी। ठीक,
इस टाइप के विशाल जो स्नानागार होते थे वो बने होते थे। अब देखते हैं चन्हू दड़ो। देखिए चन्हू दड़ो में क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चन्हू दड़ो है कहाँ पर, तो सिंधु नदी के किनारे, ये हम लोगों को पता है, पहले ही हमने मैप में देख लिया है। ठीक, अब देखते हैं कि इसको किसने खोजा है, तो इसको खोजा है एनजी मजूमदार ने। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब तीनों शहर हम लोगों ने बड़े देख लिए हैं हड़प्पा सभ्यता के, और तीनों के ये पता कर लिया है कि किसने किसको खोजा है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मिला है। तो यहाँ पर देखिए मनके मिले हैं, जो कि आभूषण के तौर पर यहाँ के लोग यूज करते थे, वो मनके यहाँ पर मिले हैं। और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन बोले तो आज का ब्यूटी पार्लर है ना, उस समय भी भाई जब इतने सक्सेस और इतने आगे के मतलब इतनी अच्छी कलाकृति वहाँ के शहरों की है, नगरों की है, तो वहां पर सौंदर्य प्रसाधन की कोई ना कोई तो चीजें होगी ना। संपन्न लोग हैं तो भाई ब्यूटी पार्लर तो उस समय भी होते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं चन्हू दड़ों में, ये हम लोगों को याद रखना है, इन पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे मिलेगा आपको, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कालीबंगा मिलेगा घग्गर नदी के किनारे। अब कालीबंगा में बात करते हैं कि क्या क्या मिला है यहाँ पर। तो देखिए जुते हुए खेत यहीं पर मिले हैं, पक्की ईंट भी यहीं पर मिली है आपको कालीबंगा में, और हल भी यहीं पर मिला है। अभी पक्की ईंट जो मिल रही है ना, इसका अभी एक मैं बहुत बड़ा रीजन बताऊंगा आगे, अभी एक डिस्कस और करेंगे टॉपिक उसमें। तो वहां पे पकी हुई ईंट का पता चलेगा आपको कि इसका यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा कालीबंगा में। ठीक है, अब देखिए रंगपुर। तो रंगपुर में क्या 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 मिला है, रंगपुर में मिला है धान की भूसी और गेहूं। कैसे याद रखेंगे, देखिए रंग रंग बदलता है ना, धान की भूसी पहले कैसी रहती होगी, पहले ग्रीन रहती होगी, उसके बाद येलो होती है ना। ऐसे ही गेहूं होता है, जो जब शुरुआत में गेहूं खेतों में लगाया जाता है तो उस समय होता है ग्रीन, और उसके बाद हो जाता है येलो। तो रंग से हम लोग याद करेंगे कि रंग कौन बदल रहा है, तो धान की भूसी और गेहूं, ये चीज याद रखना है रंगपुर से। ठीक, अब देख लेते हैं रोपड़ में। रोपड़ में कौन सी रिवर, सबसे पहले रिवर देखना है। रिवर मिलेगी आपको सतलज, है ना, पंजाब में रोपड़ आपको मिलेगा, और रिवर मिलेगी सतलज। अब यहाँ पर देखना है क्या मिला है, तो मानव के साथ कुत्ता मिला है। देखिए मानव के साथ कुत्ता मिला है। अगर किसी को कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए या लगाव हो जाए, और अगर कुत्ते को अलग आप करोगे, तो फिर आप क्या हो जाओगे, रो पड़ोगे, है ना, जो भी होगा वो रो पड़ेगा, है ना। तो मानव के साथ कुत्ता मिला है, अगर कुत्ते को आप अलग करोगे तो रो पड़ेगा वो। तो ऐसे याद कर लेना कि मानव के साथ कुत्ता कहाँ रहना चाहिए, वो रहेगा रोपड़ में, है ना। अब देख लेते हैं, देखिए सातवां यहाँ पर है लोथल। और लोथल कौन सी रिवर के किनारे, सबसे पहले ऐसे याद करते हैं इसको। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में कौन सी गवर्नमेंट लगातार बन रही है, तो जिसका पूरे देश में परचम लहरा रहा है अभी, तो वो कलर है भगवा, है ना। तो इसी से याद रख लेना भोगवा रिवर, है ना। लोथल कौन सी रिवर के किनारे है, तो वो है भोगवा रिवर के किनारे। अब यहाँ पर क्या मिले हैं, देखिए सबसे पहले तो ये समुद्र के किनारे है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, बंदरगाह, है ना। और लोथल में क्या मिले हैं, चावल। तो ऐसे लिख लेना लोथल, देखिए ला इसमें भी है और ला इसमें भी है, लोथल और चावल। और गेहूं कहाँ मिला था, अभी हम लोगों ने देख लिया है, गेहूं क्या बदलता है, रंग बदलता है, तो वो मिला था हम लोगों को रंगपुर में। अब गेहूं और चावल हम लोगों को दोनों याद हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है, बनावली। बनावली आपको कहाँ मिलेगा, सरस्वती रिवर के किनारे, कहाँ पर, हिसार में, आज का हरियाणा जो है ना। यहाँ पर क्या मिला है आपको, पक्की मिट्टी के हल मिले हैं खिलौने के रूप में, है ना, ये चीज याद रखना। देखिए हल कहाँ पे मिला है, हल याद रखना है हम लोगों को कि हल मिला है हमारा कालीबंगा में। ठीक है, और हल, पकी मिट्टी के हल के खिलौने कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं बनावली में, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक, अब देख लेते हैं वस्तुओं का आयात, कौन कौन सी वस्तुओं का आयात हो रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी मतलब जो चीजें हैं उनको यूज किया जा रहा है ना। तो देख लेते हैं, देखिए सोना, सोना कहाँ से आता था, उस समय अफगान से आता था, है ना। कर्नाटक में हमारे में भी पाया जाता था उस समय, तो कर्नाटक से भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन मेनली कहाँ से आता था, अफगान से। चांदी कहाँ से आती थी, ये भी अफगान और ईरान से आती थी। ठीक है, ये चीज हम लोगों को याद रखना है। तावा कहाँ से आता था, तो तावा आता था खेतड़ी से और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान वही जो बार बार पाकिस्तान में मांग होती रहती है कि हमें अलग करो अलग करो अलग करो, है ना, तो वही ये है बलूचिस्तान, वहां से आता था तावा। और टिन आपको कहाँ से मिलता था, तो मध्य एशिया और अफगान से, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये चार चीजें ही तो याद रखना है, सोना, चांदी, तांबा और टिन। अब बात आती है कि कांसे की बात हुई थी, तो कांसा कहाँ से आया, तो सबसे पहले भैया सभ्यता में यहीं पर ये मैंने लिख रखा है T + T = K, है ना। तो तांबा और टिन को मिला के इन लोगों ने बना लिया था कांसा। अब बात आती है कि इसको कॉपर भी बोल सकता हूं मैं, और इसको ब्रॉन्ज भी बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बन रही है, इस चक्कर में मैंने लिख लिया है T + T = K, है ना। तांबा प्लस टिन को मिला के इन लोगों ने क्या बनाया था, कांसा बनाया था, है ना, कांसे की मूर्ति मिली थी ना। तो वो चीज हम लोगों को याद रखना है।
यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी ये चीज पे आ जाए कि आयत क्या क्या होता था और कौन कौन से तत्व यहाँ पर पाए जाते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन इतने से, ये डायग्राम से बाहर नहीं होगा, है ना, इतने में से आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू के आप उठा के देखिए, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए इनको मैंने अपवाद लिख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल केस है ये। और कालीबंगा, और ये अब आपको लग रहा हो कि ये डिब्बे डिब्बे आकार के क्या बना दिए, है ना, इन डिब्बों का मतलब समझिए। अब देखिए मजा आएगा आपको, चीजें कैसे याद होने वाली हैं। कालीबंगा से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा नगर है जिसमें पश्चिमी और जो पूर्वी नगर थे, जो उच्च नगर और जो निम्न नगर थे, ये दोनों की जो है दीवार से घेराबंदी मतलब गड़ी बनाई गई है ना। तो ये कौन सा नगर है, ये है कालीबंगा। अब मैं बोल रहा था ना कालीबंगा में पकी हुई ईंटें मिली हैं, तो कालीबंगा में ईंटें मिली हैं, तो इन्हीं ईंटों के चक्कर में यहाँ पर लगता है कि ईंटों का व्यापार चलता होगा या ईंटों की मात्रा बहुत बड़े स्तर पर मिलती होगी। इसी चक्कर में इन्होंने दोनों नगरों की, उच्च नगर और निम्न नगर दोनों की ही घेराबंदी की है बाउंड्री से, एक ऊंची दीवार से। ठीक है, तो अब ये चीज याद रहेगी, कालीबंगा से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये याद रखिए। अब बात करते हैं कि ये है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने हड़प्पा में जब देखे थे ये वाले पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो देखिए इसमें सिर्फ आपका जो है ना पश्चिमी टीला जो है उसकी जो है दुर्ग और गढ़ी बनाई गई थी उसकी, ना कि पूर्वी टीले की। अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि जो कालीबंगा मिला है वहां पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीलों की घेराबंदी की गई है और दुर्ग इसको गढ़ी बनाई गई है। ठीक, अब देखते हैं लोथल और सुरकोतड़ा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल और सुरकोतड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये देखिए पूर्वी टीला है, सॉरी ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, इन दोनों की एक साथ जो है दीवार से घेराबंदी की गई है, गढ़ी बनाया गया है इसको, तो ये कहाँ पे बनाया गया है, ये लोथल में बनाया गया है। ठीक है, अब ये चीज याद रहेगी ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में और आया है, तभी मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि इस टाइप से हम लोगों को चीजें याद रहेंगी। ठीक, अब देखते हैं चन्हू चन्हू में देखिए भैया क्या किस लिए ये फेमस था, ये ब्यूटी पार्लर या लिपस्टिक के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए था और मनके के लिए भी फेमस था। अब बात करते हैं कि भैया ये इसी में उलझे रहे, इन लोगों ने कोई गढ़ी बना ही नहीं पाई। देखिए दोनों के दोनों टीले इनके खाली पड़े हैं, ना तो पश्चिमी टीले में इनकी गढ़ी बन पाई और ना ही पूर्वी टीले में घेराबंदी हो पाई। तो ये भी पूछा जाएगा आपको कि कौन सा ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का कि जिसमें ना तो पूर्वी और ना ही पश्चिमी टीला की घेराबंदी की गई है या दुर्ग या गढ़ी बनाई गई है, तो वो है चन्हू। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर यहाँ सबके साथ देख लेते हैं कि धौलावीरा में देखिए मान लीजिए कि ये थी अपनी पूर्वी गढ़ी, है ना, और ये है पश्चिमी टीला, है ना। अब धौलावीरा में एक अलग से मिलेगा एक और आपको मध्य टीला, है ना, मध्य टीला मिल जाएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर है कि जहां पर मध्य टीला भी पाया जाता है, तो वो है धौलावीरा। ठीक, इतना याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको डिब्बा मत समझें आप लोग, थोड़ा सा इसमें सोचें। ठीक है, ठीक धीरे से। अब देखिए एक क्वेश्चन और पाया जाता है यहाँ पर, देखिए पूछा जाता है कि सभ्यताओं का जो उत्तर से दक्षिण में जो क्रम है वो क्या रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा एज़टेक, फिर उसके बाद मिलेगा माया, है ना, उसके बाद मुइस्का, मुइस्का के बाद मिलेगा इंका। अब भैया नाम तो ये ऐसे के ऐसे हैं कि सारे के सारे स्लिप हो जाएंगे, है ना। तो हम इसकी एक ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पर, अम्मी, अम्मी लिख लेना। देख लिए एज़टेक का ए हो जाएगा, माया का एम हो जाएगा, मुइस्का का भी एम हो जाएगा और इंका का हो जाएगा आई। तो अम्मी से अब याद रह जाएगा, आप लोग अम्मी से याद रख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अम्मी लिख लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखना माया आगे रहेगा और मुइस्का पीछे, इतना भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि भैया सब ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो, इसके खोजकर्ता कौन है, ये तो सबको याद रहता है, लेकिन कुछ अलग से नगर थे उस समय, उनके खोजकर्ता और देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर को किसने खोजा था, बीबी लाल ने। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, ऐसे रख लेंगे हस्तिनापुर का लाल, है ना, हस्तिनापुर का लाल, तो हस्तिनापुर बीबी लाल। और तक्षशिला, देखिए जो शिला होती है उसको कौन तोड़ सकता है, जो मार्शल आर्ट सीखा होगा, है ना, मार्शल आर्ट सीखा होगा वो तक्षशिला को तोड़ देगा, पत्थर को तोड़ देगा, है ना। तो तक्षशिला याद रखिए जॉन मार्शल, है ना, ये याद हो जाएगा अब आपको। और कुशाम भी याद रखना, किससे, मजूमदार से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनका भी यहाँ पर जिक्र कर दिया है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास, और ये फिर हमने सारे नगर यहाँ पर समझ ही लिए हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता कैसे फैली हुई है, कौन कौन से नगर है, कौन कौन सी
रिवर के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब ये हो गई हमारी एक छोटी सी क्लास हड़प्पा सभ्यता से। अब आपको ये समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। अगर आई है तब भी बताइए और नहीं भी आई है तब भी क्लियर बताइए, क्योंकि ये सेशन हम लोग आगे तभी चलाएंगे तब कमेंट्स आएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तब तो आगे चलाना इसको ठीक रहेगा, नहीं तो फिर यहीं पर रोक देंगे। दूसरी बात कि अब समय बहुत कम है, तो इतना नहीं, मतलब जो भी है क्लियर बताइए, आपको भी फायदा होना चाहिए और हमें भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।